नमस्कार। मैं गुलिस्ता। मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD से 3 साल का अभिनय का डिप्लोमा किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। और अभिनय की जो मेरा सफ़र है वो लगभग 25 साल से मैं रंगमंच कर रही हूँ। मैं बेसिकली तो मेरा ताल्लुक़ शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से है, लेकिन अब मैं वर्तमान समय में मुंबई में ही रहती हूँ क्योंकि कार्यस्थल मेरा मुंबई है। तो मैं अभिनय पे ही बात करूँगी। तो अभिनय जो भी कला है उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है, तो अभिनय की भी शुरुआत कहीं से हुई है। कब से शुरू हुआ इसके बारे में हम उतना नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, जो प्रमाण मिलते हैं, हम प्रमाणों की अगर बात करें तो सबसे पहला जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, जो वेद है, उसका नाम है नाट्यवेद, जो भरत मुनि द्वारा रचित है। भरत मुनि के प्रथम अध्याय नाट्य उत्पत्ति में ही ये लिखा है कि वो कैसे उत्पत्ति हुई नाट्य शास्त्र की। उसके बारे में ये कहते हैं कि जब त्रेता युग आ गया और लोग अपना खेती करने लगे, सुखी जीवन जीने लगे, एकदम सुबह उठते थे, खाना बनाते थे, खाते थे और शाम तक अपना सो जाते थे, तो वो एक नीरसता आने लगी, वही हर दिन करते 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 करते। तब देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी से बात की, उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, सृष्टि के रचयिता, कुछ ऐसा रच करके हमें दो जो आँखों को और कानों को सुनने में अच्छा लगे। मतलब कि एक एंटरटेनमेंट की रिक्वेस्ट की उनसे। तो ब्रह्मा जी ने इस बात पर गौर किया और उसके बाद उन्होंने चारों वेदों का सार लेकर के पंचम वेद की उत्पत्ति की, जिसे हम नाट्यवेद या नाट्य शास्त्र कहते हैं, जो भरत मुनि द्वारा रचित है। और अगर हम इसको अगर हम ऐतिहासिक तौर से देखें तो इतिहास में इसका जो समय मिलता है वो ईसा से 200 साल पहले से और 200 साल बाद तक में इसकी रचना की गई है। पुख्ता प्रमाण तो नहीं दिया जा सकता इसका। और इस जो नाट्यशास्त्र है, इस नाट्यशास्त्र में किस तरह से अभिनय किया जाए, कैसा रंगमंच हो, कैसा मुद्राएं हों, किस तरह से रसों का प्रयोग किया जाए नाटक में, अभिनेता कैसा हो, अभिनेत्री कैसी हो, इन सब के बारे में एक अच्छा खासा व्याख्यान है कि किस तरह से आप उसको पढ़ करके, उसको प्रैक्टिस करके आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं। तो उसमें जैसे कि अगर हम अभिनय की बात करें तो नाट्यशास्त्र में 4 तरह के अभिनय बताए गए हैं। आंगिक, मतलब जब आप मंच पे पहली बार अपना चरण रख रहे हैं तो वो जो चरण रखना है और वो जो एंटर करना है मंच में, उसे हम आंगिक अभिनय कहेंगे। जो शरीर के द्वारा आपने प्रयत्न किया, प्रयास किया, वो आंगिक अभिनय, जो अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी है सीखना। तो आंगिक अभिनय कैसा होना चाहिए, हाथों की मुद्राएं कैसी होनी चाहिए, आपने ऐसे देखा तो कैसे ऐसे देखा, हर देखने का भी मीनिंग है, तो वो सारा कुछ उसमें बताया गया है। फिर वाचिक अभिनय, अगर नाटक में वाचिक अभिनय नहीं होगा तो शायद नाटक उतना प्रभाव ना छोड़ पाए। शब्द, मतलब शब्द, वाचिक अभिनय मतलब शब्द, आप जो बोल रहे हैं उसको किस तरह से बोला जाए, किस घात के साथ बोला जाए, किस स्वर के साथ बोला जाए, किस तरह से बोला जाए, तो ये सारा जो है ये वाचिक अभिनय के अंदर। फिर उसके बाद तीसरा अभिनय आता है, उसको कहते हैं आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय में मतलब कि जैसे कि आपने एक नाटक लिया, आज के दौर में रीडिंग हो गई, उसका आपका कोरियोग्राफी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद प्रस्तुति के लिए क्या जैसे आप हर दिन आते हो वैसे ही आप शो में पहुंच जाओगे? तो उसके लिए आपको, अगर आप दुर्योधन कर रहे हैं, अगर आप दुर्योधन का कैरेक्टर कर रहे हैं,
तो आपको एक उतरिया होगा, आपके पास एक गदा होगी, आपके पास एक धोती होगी, आप उस तरह से फिर वो सब कुछ जो है जो आपके पास आउटर दिख रहा है उसको हम आहार्य अभिनय कहते हैं। मान लीजिए मैं हूँ अपने अपने वस्त्रों में, लेकिन अगर मुझे सीता का कैरेक्टर करना है तो शायद मुझे एक साड़ी पहननी पड़ेगी, और वो साड़ी किस तरह से पहननी पड़ेगी वो भी देखना है। क्या आज के मॉडर्न टाइम में जैसे साड़ी पहनते वैसे पहननी है, या उस समय अब से जब रामायण महाभारत किया गया था उस समय की साड़ी जिस तरह से पहनती होंगी। तो कहीं ना कहीं हमें उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करके हम देखेंगे कि किस तरह से सीता जी साड़ी पहनती होंगी। तो वो जो रिसर्च करके फिर मैंने उस साड़ी को जो रैप किया वो हमारा आहार्य अभिनय कहलाएगा। और ये जब सारी चीज़ें एकत्रित हो जाएंगी और मंच पर हमें किस क्वांटिटी में उसके साथ अभिनय करना है, किस तरह से करना है, वो जो है अच्छा अभिनेता और खराब अभिनेता, उत्तम, मध्यम और कम अभिनेता के रूप में जो प्रस्तुति होगी उसे कहेंगे सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय जो आपका अपना इनर होगा, वो उस सब को लेकर के जब आप चारों अभिनय को मिला करके, अभिनय के जो चारों प्रकार हैं उन सब को मिला करके जब आप अपनी प्रस्तुति तैयार करेंगे तो वो अलग ही एक आपको ऑरा प्रदान करेगी। तो ये भरत के नाट्य शास्त्र में 4 प्रकार के अभिनय बताए गए हैं। जैसे कि रस की बात की, ब्रह्मा ने अथर्ववेद से रस लिया, क्योंकि चारों वेदों से कुछ कुछ लेकर के और एक वेद बनाया, नाट्यवेद। तो ये जो रसों की बात हुई, इसका मतलब है कि रस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रस क्या है? रस मतलब इमोशन। इमोशन क्या? जैसे कि रोना, हंसना, गुस्सा हो जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ये जो रस हैं, ये नाट्य शास्त्र में 8 तरह के रस बताए गए। श्रृंगार रस इसमें सबसे पहला रस बताया गया। सबसे पहला रस इसमें श्रृंगार रस बताया गया। श्रृंगार रस मतलब प्रेम में, और प्रेम में जो पड़े हुए हैं, जो लव है, इसके भी 2 प्रकार बताए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग मतलब 2 लोग एक साथ प्रेम करते हुए। वियोग श्रृंगार मतलब वियोग में है, प्रेमी कहीं है, प्रेमिका कहीं है, और दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। वो अवस्था, वो भी तो प्रेम की अवस्था है। वो जो प्रेम की अवस्था है वो कहलाई जाएगी वियोग श्रृंगार। तो ये जो वियोग श्रृंगार है, मतलब कि जो सबसे पहला श्रृंगार रस हो गया, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इसके 2 प्रकार हैं। इसके बाद हास्य रस मतलब कॉमेडी, हंसाना। अगर हम अभी इस वक्त देखें तो बहुत सारे हास्य अभिनेता आ गए हैं। बहुत सारी फिल्मों में हास्य दिखाया जाता है, और जिससे हम हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं, कॉमेडी करते हैं ऐसे ऐसे तरह से। फिर वीर रस, उत्साह, जहाँ उत्साह है, जहाँ अपने आप का आत्मसम्मान है, वो वीर रस। फिर करुण रस, जहाँ वेदना है, जहाँ कष्ट है, जहाँ किसी को खो देने का पेन है, करुण रस। फिर उसके बाद अद्भुत रस, ऐसा कुछ देख लिया जो हमारी सोच में ही नहीं था। यहाँ खड़े थे और 10 मीटर की छलांग अचानक से किसी ने लगा करके जंप मारा, तो हम हक्के बक्के रह गए। अद्भुत रस, विभत्स रस, ऐसा रस जैसे कोई ऐसी चीज देख ली जिससे मन अंदर से अशांत हो गया, घिन आ गई, विभत्स रस। फिर अगर हम रसों की बात करें तो भयानक रस, जिसको देख करके हमारे हाथों के, हमारे शरीर के पूरे रोए खड़े हो जाएं, ऐसा रस। फिर रौद्र रस,
जहाँ पे किसी पे इतना गुस्सा आ जाए कि बस क्रोध आ रहा है, जहाँ नाक भी फूल रही है, जहाँ आंखों आंखों में लालिमा आ गई है और अंग अंग फड़क रहा है गुस्से से, रौद्र रस। तो इस तरह से 8 रस को नाट्य शास्त्र में बताया गया है कि किस तरह से उनको आप देखें, पढ़ें, जानें, सीखें और फिर अपनी प्रस्तुति में उसका प्रयोग करें। तो इस तरह से ये अभिनय के प्रकार, फिर उसके बाद में रसों की बात, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन हम ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे नाट्यशास्त्र में, क्योंकि हमें अभिनय की बात करनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नाटक पे अगर हम नहीं आएंगे तो हम अभिनय शायद सही से बता नहीं पाएंगे। तो जब हम नाटकों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो हमारे नाटककारों में हमें पता चलता है वो है भास। महाकवि भास ने कुल 13 नाटक लिखे और संस्कृत में हैं ये सारे। इसमें चारुदत्त नाटक है, इसमें स्वप्न वासुदत्तम है, प्रतिज्ञा योगंधरायण है, कर्णभारम है, दूत घटोत्कच है, मध्यम व्यायोग है, इस तरह से प्रतिमा नाटकम है। तो जो भास ने जो नाटक लिखे हैं वो काल्पनिक नाटक भी लिखे हैं और रामायण और महाभारत से कुछ कुछ स्रोत लेके भी नाटक लिखे हैं। जैसे कि मध्यम व्यायोग है, वो कहीं ना कहीं उसका स्रोत जो है वो महाभारत है। इसमें भीम का पुत्र है घटोत्कच, उसके बारे में उस पर नाट्य केंद्रित है। किस तरह से है वो बहुत खूबसूरत नाटक है। और इनके ये जो नाटक हैं उसमें श्रृंगार रस भी है, उसमें वीर रस भी है, उसमें करुण रस भी है, सभी रस हैं। लेकिन वीर रस पर इन्होंने शायद ज़्यादा काम किया है। अगर हम कर्णभारम की बात करें या घटोत्कच की बात करें या हमारे मध्यम व्यायोग की बात करें, इन सब में अधिकतर वीर रस देखा जा सकता है और बहुत खूबसूरत नाटक है संस्कृत में ये। इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो कालिदास के नाटक हैं। जैसे कि महाकवि कालिदास को कौन नहीं जानता, इनका विश्व में एक बहुत बड़ा अपना स्थान है। और इनके जो 3 नाटक हैं, वैसे तो रचनाएं इनकी कई हैं, लेकिन नाटक जो हैं वो इनके 3 ही हैं। इसमें पहला नाटक इनका है मालविका अग्निमित्रम, दूसरा नाटक है विक्रम उर्वश्यम और तीसरा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये जो मालविका अग्निमित्रम नाटक पहला इनका नाटक है, ये भी पूरा श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसमें एक सुंदरी है जो राजमहल में एक पेंटिंग लगी है और राजा अग्निमित्र आते हैं और उसमें वो पेंटिंग में देखते हैं कि एक दासी बैठी है और वो दासी इतनी सुंदर है, राजा देख करके उसको प्रसन्न हो जाते हैं और उनको देखने की इच्छा होने लगती है। तो फिर उनका जो सखा है, उनका जो आज की उसमें कहें पीए, पर्सनल असिस्टेंट, उस समय उनका वो विदूषक था। विदूषक मतलब एक हास्य अभिनेता। उससे वो जुगाड़ कहते हैं कि जुगाड़ बिड़ाओ और मुझे मालविका को देखना है। तो वो फिर वो नृत्य का एक आयोजन करवाता है, उसमें वो नर्तकी है। मालविका बहुत सुंदर नर्तकी है और जैसे ही राजा उसे देखते हैं उसके प्यार में पागल हो जाते हैं, फिर उसको देखने के लिए मचलते हैं। चूँकि अग्निमित्र पहले से ही, इसमें उनकी 2 पत्नियां हैं, देवी धारणी और देवी इरावती। मैंने ये नाटक किया है और इसमें मैंने देवी इरावती का कैरेक्टर किया था। और मुझे याद है कि ये वो नेगेटिव शेड में है। नेगेटिव शेड में इसलिए दिखाई गई है क्योंकि वो राजा अग्निमित्र की प्रेयसी हुआ करती थी। वो राजा अग्निमित्र को सबसे ज़्यादा प्रिय थी और अब राजा अग्निमित्र जो है वो मालविका के प्रति ये हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं। तो इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है
और वो जो है उसमें रहती है। तो इतना खूबसूरत वो नाटक था। मैंने जब उसमें अभिनय किया इरावती का, तो मैं आ रही हूँ उद्यान में, मेरा फर्स्ट एंट्री है और मेरे पीछे मेरी दासियाँ, और मैं आते आते गाना गाती हुई आ रही हूँ। एरी सखी क्या सच है, एरी सखी प्रेम रस के सेवन से, प्रेम रस के सेवन से बढ़ती स्त्री की सुंदरता रे सखी। ऐसे। और वहाँ वो उद्यान में मैं जब आती हूँ तो मुझे पता चलता है कि अग्निमित्र मालविका को लिए हुए उद्यान में ही प्रकोष्ठ में गया हुआ है। तो मुझे जब पता चलता है कि वो है तो भांडा फूट जाता है, और मैं वहाँ गुस्से में इतनी लाल हूँ कि राजा ही मुझसे माफ़ी मांग रहा है कि हे देवी प्रसन्न हो जाओ, और मैं करधनी जो है वो उठा करके मारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन छोड़ देती हूँ क्योंकि पतिव्रता हूँ, और गुस्से से चली जाती हूँ। और ऐसे करके फिर कहानी आगे बढ़ती है और अंत में पता चलता है कि मालविका दासी नहीं और एक राजकुमारी थी। तो फिर मालविका से अग्निमित्र का विवाह हो जाता है और नाटक वहीं पर संपन्न हो जाता है। फिर विक्रम उर्वश्यम उनका जब नाटक आता है कालिदास का, तो उसमें उर्वशी अप्सरा है और वो कहीं से नृत्य करके किसी समारोह से वापस आ रही है, तभी उसको एक राक्षस पकड़ लेता है और उस राक्षस से छुड़वाते हैं राजा पुरुरवा। और जब पुरुरवा उसको छुड़वा लेते हैं तो पुरुरवा ही उसके प्रेम में पागल हो जाते हैं, इधर उर्वशी भी उसके प्रेम में पागल है। तो उन दोनों का बड़ा खूबसूरत मिलन है इसमें, उर्वशी और पुरुरवा का प्रेम श्रृंगार रस का इसमें पूरा वो है समावेश, पूरी तरह से श्रृंगार रस है इसमें। स्त्री को कालिदास ने श्रृंगार के लिए एकदम ऐसा देवी की रूप में दिखाया है, बस स्त्री मतलब श्रृंगार का दूसरा रूप, श्रृंगार रस। तो वो उर्वशी का ये है, इस तरह से दोनों का मिलन अंत में होता है। बड़ा खूबसूरत नाटक है। उनका तीसरा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये नाटक उनका मील का पत्थर कह सकते हैं हम। इसका अभी तक भारत में लगभग हजारों प्रस्तुतियां हो चुकी होंगी, और ना ही केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इसको बहुत से डायरेक्टर्स ने इस नाटक को किया। शकुंतला जो एक अप्सरा की बेटी है और वो ऋषियों के साथ आश्रम में रहती है, और वहाँ राजा दुष्यंत आते हैं, उसको देखते हैं और उनको उससे प्यार हो जाता है, और फिर वो कहानी चलती है। फिर वो गंधर्व विवाह करते हैं और फिर वो राजा चले जाते हैं उसको एक अंगूठी दे करके, और वो बैठी है उसके ध्यान में राजा के, और तभी ऋषि आते हैं और वो उनको प्रणाम भी नहीं करती है, तो उनको वो श्राप दे देते हैं कि जिसके भी ध्यान में तू बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। अब ये सोच करके उसकी सखियां जो है वो परेशान हो जाती हैं और वो ऋषि को बताती हैं कि ऐसे ऐसी बात है। तो वो उसके श्राप को कम कर देते हैं और कहते हैं ये जो उसके पास अगर कोई चीज़ होगी, चिन्ह होगा, तो वो देख करके राजा उसको अपना लेंगे। अब चिन्ह सिर्फ शकुंतला के पास अंगूठी ही थी, और दुर्भाग्यवश जब वो गर्भवती हो जाती है और उसको राजमहल भेजा जाता है, तो वो तालाब में पानी पीती है और वहाँ उसकी अंगूठी वो गिर जाती है। अब जब दुष्यंत जाके मिलती है और बताती है, सब कुछ बताती है, तो दुष्यंत जो है वो पहचान ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको तो श्राप लगा हुआ था। वो भूल जाता है, वो वापस वहाँ से जा कर के फिर आश्रम में किसी रहती है और वहाँ एक पुत्र को जन्म देती है, और फिर उस पुत्र के नाम पे ही भरत नाम था उसका, उसके ही नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो इतनी खूबसूरत कहानियाँ, इतनी खूबसूरत नाटक हैं ये सब। और भी संस्कृत के बहुत सारे नाटक हैं, जैसे कि मृच्छकटिकम एक बहुत खूबसूरत नाटक है शूद्रक का, उसमें गणिका पे ही बात की है। वेणी संहार है नाटक, उत्तर रामचरित नाटक है।
इस तरह से बहुत सारे नाटक हैं संस्कृत में, लेकिन ये जो प्रस्तुतियाँ होती थी, ये प्रस्तुतियाँ शायद राज आश्रित थी, राज पैलेस में होती थी। इनकी पैरेलल भी एक और प्रस्तुति थी जिसको हम लोक नाट्य कहते हैं। इसको तो हम संस्कृत नाटक कहते हैं। इसी के पैरेलल लोक नाटकों की भी एक श्रृंखला है जो शायद ग्रामीण लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए अपनी अपनी जगहों पर, अपने अपने प्रदेशों में खेला करते थे। उसमें जैसे कि रामलीला है, रासलीला है, यक्षगान है, ख्याल है, ऐसे अलग अलग प्रदेशों में अपने अपने लोक नाट्य हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं और आज भी जीवंत हैं। रामलीला की अगर हम बात करें तो राम सीता आज भी अक्टूबर में उत्तर प्रदेश में राम सीता का कहीं 10 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 15 दिन, इस तरह से उनका रामलीला को खेला जाता है। रासलीला की अगर हम बात करें तो कृष्ण पर आधारित रासलीला मथुरा में जब आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि कितनी खूबसूरत गोपियों के साथ नृत्य होता है उनका, और बहुत ही सुंदर तरीके से वो रासलीला को खेलते हैं। यक्षगान एक अलग तरह की फॉर्म है, कुडियाट्टम एक अलग तरह की फॉर्म है। अलग अलग प्रदेशों की अपनी लोक शैलियाँ हैं जो इतनी अद्भुत हैं। कर्नाटक का मैंने यक्षगान देखा, इतना खूबसूरत। उसमें जो एक्टर्स हैं वो बड़े बड़े से डिफरेंट तरह के ट्रेडिशनल मेकअप के साथ, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम के साथ अभी भी परफॉर्म करते हैं। फिर कुछ ऐसा हुआ भारतवर्ष में कि ये जो 2 तरह की धाराएं चल रही थी, नाटकों की, प्रस्तुतियों की, लोग एंटरटेनमेंट कर रहे थे। फिर कुछ शायद भारत में सत्ता बदलनी शुरू हुई। जो सत्ता की बात है, शायद मुस्लिम शासक भारत में जब उनका वर्चस्व हो गया तो ये जो नाट्य प्रथा थी ये समाप्त सी होने लगी, एक हाशिए पे चली गई और कुछ खास नाटकों का उस तरह से रहा नहीं। जो चल रही थी छुप छुप के शायद हो रही थी, राजाश्रित नहीं रही। और लेकिन लोक शैलियाँ जो थी, जो अपने अपने प्रांतों में हो रही थी, धर्म से जुड़ी हुई थी, उनको मनादी नहीं हो पाई, तो वो लोक शैलियाँ जीवित रहीं। पर संस्कृत नाटक एक तरह से समाप्त से हो गए क्योंकि वो राजाश्रित नहीं रहे। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों की बात करें, जब अंग्रेज़ इंडिया में आ गए तो वापस से अंग्रेज 16वीं सेंचुरी में शेक्सपियर नाटक जो थे वो बहुत फेमस हुए। और उस शेक्सपियरियन थिएटर का जो इंटरटेनमेंट था वो ऐसा था कि जिस दिन वो नाटक होते थे तो वहाँ छुट्टी होती थी। अब उन नाटकों की इस तरह के इंटरटेनमेंट की आदत पड़ चुकी थी ब्रिटिश को, और जब वो इंडिया आए तो उनके साथ वो नाटक भी आए। यहाँ पर आकर के वो शेक्सपियरियन थिएटर नहीं कहलाए, वो कहलाए पारसी थिएटर, क्योंकि पारसी कंपनियां बनी और उन्होंने नाटक किए। उसमें लैला मजनू, उसमें यहूदी की लड़की, उसमें खूबसूरत बला, वीर अभिमन्यु, राजा हरिश्चंद्र, इस तरह के बहुत सारी अलग अलग तरह के नाटक हुए। और इसमें पहली बार ये जो नाटक हुए, इसमें क्या था, जो संस्कृत नाटकों में था कि म्यूज़िक पिट भी स्टेज पे हुआ करती थी और उसका अलग स्ट्रक्चर था नाटकों का। पारसी नाटकों में संगीत का कोई संगीतज्ञ मंच पर नहीं बैठता था, पीछे कहीं बैठते थे। मंच पे सिर्फ अभिनेता और अभिनेत्री रहते थे और बड़े बड़े कर्टन्स होते थे इनके। अभी पैलेस का शॉट है तो पैलेस का कर्टन है, और अभी फिर ये इसका गलियारे का सीन दिखा रहे हैं तो गलियारे का कर्टन आ गया, और वो बहुत ही भव्य होते थे, बहुत सुंदर होते थे। और उसमें एक्टर खुद संवाद भी बोल रहा है और संवाद बोलते बोलते वो गाना भी गाता था।
ये बहुत ही खूबसूरत इसकी एक लय थी, एक लयकारी के साथ ये अभिनय करते थे। जैसे कि अगर एक डायलॉग सुनाऊं पारसी रंगमंच का, तो ऐसे क्योंकि मैंने यहूदी की लड़की नाटक किया है और उसमें मैंने राहील का कैरेक्टर किया है, मेन लीड कैरेक्टर था ये। उसमें वो कहती है अगर यही करना था, आगे बढ़कर धोखा ही देना था, तो क्यों एक सीधी सादी भोली भाली लड़की को जो अपने बाप की मोहब्बत के सिवा किसी मोहब्बत से वाकिफ ही न थी, क्यों उसकी जिंदगी के आबे हयात में झूठी मोहब्बत का सैर मिलाया। तुम्ही हो फूक डाला ये जानो तन जिसने, बिगाड़ा ये गोहर जिसने, उजाड़ा ये चमन जिसने, तुम अपने जुल्म आकर इस दिले रंजूर से देखो, हमारा घर जले और तुम तमाशा दूर से देखो। तो ये इस तरह से प्रोज एंड पोइट्री दोनों मिक्स करके पारसी रंगमंच को बहुत खूबसूरत तरह से प्रेजेंट किया। और इसमें बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से इस थिएटर को किया गया। इसमें टिकट बिकते थे, प्रॉपर एक्टर्स को पेमेंट होता था, एक्टर सिंगिंग सीखते थे, डांस सीखते थे, सब कुछ होता था मंच पे जैसे कि एक फिल्म। और इन्हीं पारसी स्क्रिप्ट को उठा करके फिल्मों से जोड़ा गया। बहुत सारी पारसी स्क्रिप्ट बाद में इन्हीं नाटकों पर फिल्में बनाई गई। यहूदी की लड़की दिलीप कुमार साहब ने यहूदी में खुद मार्कस का कैरेक्टर किया हुआ है, उनकी बहुत खूबसूरत फिल्म है यहूदी। वो यहूदी की लड़की नाटक को ही फिल्म बना दिया गया। फिर धीरे धीरे नाटक का ये व्यापार चलता रहा। फिर हमारे नाटक में फिर से परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन था कि हमारा नाटक कहाँ है। ये चेतना जागी कि ये इससे पहले तो ये था, ये तो पारसी थिएटर है, ये तो इसमें तो पूरा उर्दू ज़्यादा थी, वो उर्दू से ही सारे नाटक लिखे हुए थे। तो हमारा नाटक कहाँ है। जैसे ये चेतना जब जागी तो भारतेंदु हरीशचंद्र ने अपने नाटक हिंदी में लिखना शुरू किए। और भारतेंदु हरीशचंद्र ने काफ़ी सारे नाटक लिखे। उसमें भारत दुर्दशा जैसे नाटक, एक काफ़ी अच्छे नाटक उन्होंने लिखे। और हिंदी के नाटकों की वहाँ से फिर शुरुआत हुई, और ये नाटकों की शुरुआत आज भी चल रही है। इसमें अगर हम मोहन राकेश की बात करें हिंदी नाटकों में, तो उनका एक बहुत खूबसूरत नाटक है। वैसे तो उनके 3-3.5 नाटक हैं लिखे हुए, लेकिन अगर हम आषाढ़ का एक दिन की बात करें तो वो कालिदास के जीवन से प्रेरित होकर लिखा गया है। इसमें मल्लिका एक प्रेयसी है उसकी, और कालिदास कैसे गांव में रहते थे और उनको कैसे उनकी कविताओं से खुश होकर के राजा ने उनको अपने पास बुला लिया था और वो गांव छोड़ करके गए। लेकिन उनकी सारी जो रचनाएं हैं उस नाटक में ऐसा दिखाया है कि वो सारी रचनाएं अपने गांव को इमेजिन करके वो सारी रचनाएं लिखा करते थे, चाहे मेघदूत हो, चाहे ऋतु संहार हो, उनकी जो भी हैं वो सारी रचनाएं उनकी। तो मोहन राकेश जी ने इतना खूबसूरत कालिदास के ऊपर एक नाटक लिखा है। उसके बाद मोहन राकेश जी ने एक नाटक और लिखा जिसका नाम है आधे अधूरे। उनके नाटकों को काफ़ी सराहा गया और हिंदी जगत में काफ़ी अच्छा वो रहा। तो ये सारा नाटक अभी अपने अपने देश में, अपने अपने प्रांत में सब लोग चल रहा था, और अब नाटकों को एक अलग तरह का सोच और अलग तरह का जुनून मिल रहा था। और नाटक से ही इतना, नाटक क्योंकि समाज का आईना है, ये सोच करके फिर इप्टा थिएटर की शुरुआत हुई। इप्टा थिएटर एक मुहिम थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, कि जैसे कि फ्रीडम फाइटर लड़ाई लड़ रहे थे अपने अपने तरीक़ों से, ऐसे ही रंगकर्मियों ने भी ब्रिटिश के ख़िलाफ़ नाटक करना शुरू किए। वो इप्टा थिएटर से शुरू हुए, और इप्टा थिएटर की जो अलग अलग शाखाएं बनने लगीं,
हर शहर में एक इप्टा थिएटर होना शुरू हो गया। कलकत्ता से शुरू हो करके चारों तरफ भारत में इप्टा थिएटर की अलग अलग संस्थाएं बनने लगीं और पूरे भारत में बहुत सारे नाटक ब्रिटिश के खिलाफ किए गए। वो एक बहुत बड़ा कदम था भारतीय रंगमंच में। और उसके बाद आज भी इस तरह के नाटक चल रहे हैं। और फिर उसी कड़ी में अगर हम बात करें रंगमंच को और आगे बढ़ाने की, अभिनय को और आगे बढ़ाने की, तो इब्राहिम अलकाज़ी जी का नाम हम लिए बिना नहीं रह सकते। उन्होंने सोचा, उनका शायद उनका ये सपना था कि हमारे भारत में सब तरफ रंगकर्म तो हो रहा है, लेकिन रंगकर्म के लिए पूरी तरह से शिक्षित अभिनेता नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने इसकी शिक्षा का इंतज़ाम किया और उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नींव रखी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अभिनय, निर्देशन, डिज़ाइनिंग, ये तीनों चीज़ों पर छात्र पूरे भारत से जुटते हैं और हर साल वहाँ पर 20 से 26 एक्टर्स, डायरेक्टर, डिज़ाइनर्स को सिलेक्ट किया जाता है पूरे भारत से और वहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा किया जाता है जिसमें अभिनय को पूर्णतः सिखाने की कोशिश की जाती है। इसमें सिर्फ भारत के नाटक नहीं सिखाए जाते, इसमें सभी तरह के मेथड पे काम होता है। 3 साल में आपके सेल्फ पे भी काम करते हैं, आपको कैरेक्टर एक्सप्लोर पे भी काम करते हैं, आपको नई तरह से कैरेक्टर को क्रिएट करने पे भी काम करते हैं, आपको जर्मन का थिएटर कैसा होता है वो भी बताते हैं, आपको लंदन का थिएटर कैसा होता है वो भी बताते हैं, आपको अभिनय अगर सीखना, इटालियन अभिनय कैसा होता है, कॉमेडिया डेलार्टे कैसा होता है, जापान का नो थिएटर कैसा था वो भी सिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं। रशिया का थिएटर कैसा है उसकी किताबें भी हमें पढ़ने को दी जाती हैं, हमें बताया जाता है, हमें पढ़ाया सिखाया जाता है। और ये संपूर्ण चीज़ों को सीख करके हम उसमें संस्कृत रंगमंच भी सीखते हैं। वापस हम संस्कृत रंगमंच पे आते हैं क्योंकि ये हमारी जड़ें हैं और अपनी जड़ों पे बार बार बात करना अच्छी बात है। तो हम संस्कृत ड्रामा भी वहाँ पर सीखते हैं और पारसी रंगमंच भी वहाँ पर सीखते हैं। हम जर्मन थिएटर भी सीखते हैं वहाँ पर, हम शेक्सपियरियन थिएटर भी सीखते हैं वहाँ पर। और जितनी भी हमारे देश में प्रांतीय रंगमंच हैं, जैसे कि अंकिया नाट भावना हो गया या यक्षगान हो गया या कुडियाट्टम हो गया या रामलीला हो गई, रासलीला हो गई, जो भी लोक शैलियाँ हैं, हर बार वहाँ के छात्र एक लोक शैली को भी सीखते हैं। और जैसे कि बिहार का विदेसिया मैंने सीखा था और बहुत सुंदर वो भी गा गा करके और स्टोरी है उसमें और वो सब सीखने का चीज़ें हैं। तो ये सब सीख करके एक अपने आप को कॉन्फिडेंट एक्टर्स के रूप में हम 3 साल का अपना डिप्लोमा कवर करते हैं और उसके बाद हम थिएटर भी करते हैं, सीरियल भी करते हैं, फिल्म भी करते हैं। मतलब एक संपूर्ण अभिनेता जो किसी भी पात्र में वैसे ही ढल जाए, जैसे कि एक पात्र में पानी डालो, जिस पात्र में पानी डालो वो वैसा ही शेप ले लेता है। हमें भी वैसे ही अभिनय सिखाया जाता है और हम उसी तरह से अपना नाटक को कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम बात करें अभिनय की, तो अभिनय जो है वो इस वक्त इतना पहले कह सकते हैं रियलिस्टिक पे बात हम करते हैं अभिनय के। रियलिस्टिक के कैसे हंसना है, कैसे हम कैरेक्टर्स बात करते हैं रियलिस्टिक की। फिर उसके बाद में हम नेचुरलिस्टिक पे बात करते हैं कि अभी कैसे कैसे और सूक्ष्म होता जा रहा है अभिनय का जो वो है दायरा, हम उस दायरे में किस तरह से काम करें। अब जब हम कैमरा के सामने आते हैं, पहले तो हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा एक्टिंग करते थे मंच पे, हम आज भी बड़ी बड़ी थोड़ी एक्टिंग करते हैं, जाओ तो जाओ बोल दिया। लेकिन अब जब कैमरा आ गया है तो वो तो जाओ जाओ भी सुनता है, खाली हल्के सी आँख से भी कह दिया तो वो भी सुनता है, वो भी समझते हैं ऑडियंस। तो ये जो इतना सूक्ष्म चीज़ें आ चुकी हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों ने, कैमरा ने हमको जब
ये कर लिया है, तो हम अपने आप को कैसे एक अच्छा अभिनेता बनाएं। तो अच्छा अभिनेता बनाने के लिए हम बार बार वापस से अपनी ही किताबों को खोजते हैं अभिनय की, और उसमें सबसे पहले हम वापस से नाट्यशास्त्र पे जाते हैं और अभिनय के जो 4 प्रकार हैं उनको फिर से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। और फिर हम जब हमें कोई स्क्रिप्ट आज की डेट में मिलती है एज एन एक्टर, तो हम उस स्क्रिप्ट को देखते हैं, पढ़ते हैं, और फिर उनके पीछे जो राइटर ने नहीं लिखा है उन सब को जानने की कोशिश करते हैं, और एक लाइन का एक्चुअल मकसद क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हमें बहुत सारे अभिनय की एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। जैसे अगर कोई कैरेक्टर है कि हल्की पिच पे बोलना है, हल्के पिच पे बोलना है, अब हल्की पिच पे ही बोलना है, तो ग्रेसफुल कैरेक्टर है तो वो चीख चीख के नहीं बात करेगा, तो वहाँ पर वाचिक अभिनय की बात है। जब वाचिक अभिनय की बात है तो हमें क्या करना है? तो वाचिक अभिनय जब बात कर रहे हैं तो सुरों की बात आती है, फिर हम हारमोनियम उठाते हैं, और जब हारमोनियम उठाते हैं फिर हम अपने सुर साधते हैं कि अच्छा इस कैरेक्टर के लिए हमको ये सुर चाहिए, इस कैरेक्टर के लिए हमको ये सुर चाहिए। तो ये जो सूक्ष्मता हमारे शब्दों में आ रही है ये अभिनय में भी आ रही है। सूक्ष्म होते जा रहे हैं हम अभिनय के लिए। जैसा पहले परफॉर्मेंस करते थे अब से 10 साल पहले, अब उससे बहुत ज़्यादा हमको सीखने की ज़रूरत पड़ती है अभिनय को, और ज़्यादा और चीज़ों को ऐसा बारीक तरह से देखना पड़ता है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो जब कोई स्क्रिप्ट मिली तो उसको पढ़ा, एक जैसे कि डायलॉग है, यहाँ रुको मत जाओ, इसका मतलब हो गया यहीं रुको कहीं मत जाओ। लेकिन अब अगर इसका स्ट्रेस हम चेंज कर दें, यहाँ रुको मत जाओ, तो मतलब यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ रुकना ही नहीं है, यहाँ से भाग जाओ। तो ये ज़रा सा एक शब्द का इधर उधर स्ट्रेस हुआ, और जो लाइन है सेम बात है लेकिन उसका मतलब ही चेंज हो गया। ये सारा कुछ हमें सर्च करना है, कैसे पढ़ना है। तो एक स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए कम से कम नहीं तो 10 बार पढ़िए आप। वो 10 बार पढ़ने के बाद हर बार अपना रूप परिवर्तित करेगी। आपके अभिनय का जो रूप है वो परिवर्तन होता रहेगा। कैसे करना है, कैसे करना है, अच्छा ये कैरेक्टर तो ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं, शायद ऐसा है, अच्छा ये कैरेक्टर तो मुझे ऐसे भी लग रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम वापस कालिदास की बात करते हैं, विक्रम उर्वश्यम में जब उर्वशी नाटक कर रही है स्वर्ग में, और वो करते करते उसे देवता का नाम लेना है कि तुम किससे प्रेम करती हो उर्वशी, तो उसको देवता का नाम लेना है, और वो देवता का नाम ना लेके अचानक से पुरुरवा कह जाती है। पुरुषोत्तम कहना था लेकिन वो पुरुरवा कह जाती है, वो उसकी गलती है। वहाँ पर भरत मुनि उसको श्राप दे देते हैं, ऐसा कुछ नाटक में है। तो वहाँ पर उसको डर जाना चाहिए था, लेकिन अगर आप देखें तो वो वहाँ पर प्रेम के लिए वीर रस दिखा रही है। तो या तो प्रेम के साथ आप डर जाएं, भयानक रस में आ गए, और नहीं तो प्रेम के साथ आप वीर रस में आ गए। तो कौन सा रस रहेगा और कौन सा रस आपको यूज करना है एज एन एक्टर, वो सारा कुछ आपको अपनी ट्रेनिंग से मिलेगा। और ये सारे अभिनय देखते देखते कैसा एक रूप लेंगे, एक नया रूप बनाने की कोशिश करेंगे, तो यही हमारा अभिनय जो है वो पूरी तरह से होता है। तो अभिनय के अलग अलग प्रकार हैं, अभिनय के अलग अलग तरीके हैं, अभिनय के बहुत सारे मेथड हैं जो फिर कभी मैं अगले बार इन चीज़ों पे एक एक करके बारी बारी बताऊंगी। पर इस समय बस इतना ही, बाकी धन्यवाद आप सबका, आप सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुलिस्तान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास आउट,
अभिनय में स्पेशलाइजेशन मेरा, और अभिनय की बारीकियों के लिए ये व्याख्यान आप सबको समर्पित है।